द प्रिंट में आपका स्वागत है। रूस की यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई से लेकर कर्नाटक हिजाब विवाद तक पिछले कुछ दिनों में देश और दुनिया से जुड़े मुद्दों पर सवालों और जवाबों का सिलसिला एक बार फिर शुरू करते हैं। हेडलाइन के पीछे शेखर के साथ मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। स्वागत है आपका शेखर। धन्यवाद आपका अपूर्वा। बहुत बहुत धन्यवाद शेखर। और जैसा कि आप जानते हैं इस शो पर हम आपके सवाल शेखर तक पहुंचाते हैं और शेखर आपके सभी सवालों का जवाब देते हैं। तो पिछले कुछ दिनों में भी आपने हमें कई ऐसे सवाल पूछे। शेखर, सबसे पहला जो सवाल है आज वो है सिद्धम पांडे का, जो पूछ रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच स्थिति का भारत में किस तरह का असर पड़ेगा। देखिए, भारत क्योंकि इस समय एक तरह की ये नहीं कहूँगा कि सुपर पावर है, लेकिन सारे दुनिया में भारत का इंटरेस्ट है। अभी भारत को ऐसा छोटा मोटा एक कोने में बैठा हुआ देश नहीं है। तो भारत को इन सब बातों से बहुत असर पड़ता है, खास करके इसलिए भी कि भारत अभी शीत युद्ध के 30 साल के बाद अपने आप को एक तरह से अमेरिका का साथी बना रहा है। लेकिन जो पहले आप कहें कि 1960 से लेके अब तक भारत रूस का साथी रहा है। पहले सोवियत यूनियन था, फिर रूस। तो वो जो लेगेसी इश्यूज कहते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप भारत की इस समय सेना देखें, अगर भारत की आप थल सेना देखें, उसकी टैंक देखें, तो उसके टैंकों में थोड़े से जो MBT अर्जुन यहाँ बने हैं, मेरे ख्याल 150-200 ही होंगे। उसके अलावा सारे के सारे 3,500-4,000 जो टैंक हैं वो सब रशियन हैं। काफ़ी तो सोवियत हैं, T-72, T-72, T-90, जो इंडिया के इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स हैं, या जिनको हम आर्मर्ड पर्सनल कैरियर पुराने ज़माने में बोलते थे, IFVs हैं आजकल कहते हैं, वो सारी रशियन है। BMP-1, BMP-2, जो हमारे सरफेस टू एयर मिसाइल हैं, ख़ास करके जो हमारी सेना के साथ हैं, वो बहुत सारे, या जो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम से तंगुश्का हो, इगला हो, ये सब रशियन है। अगर आप हमारे वायुसेना को देखें तो वायुसेना की आधी से ऊपर हमारी जो फाइटिंग सेना की पूरी ताकत है, उसमें करीब 250 तो हैं सुखाई, और करीब 60-70 अभी भी हैं MiG-21, MiG-21 बिस हैं, और और 3 स्क्वाड्रन करीब MiG-29 भी हैं। तो एयरफोर्स देखें तो करीब 60%, 70% अभी रशियन ओरिजिन की है। ऐसे ही अगर आप नेवी देखें तो नेवी में किसी देश ने हमें आज तक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन नहीं दी। SSBN नहीं। SSBN होता है वो जो कि आणविक इंजन से भी चलती है, रिएक्टर से चलती है, लेकिन साथ साथ उसमें आणविक मिसाइल भी होते हैं, परमाणु मिसाइल होते हैं। ये वो नहीं है, SSN है। इसमें ये होता है कि क्योंकि उसके अंदर अपना न्यूक्लियर रिएक्टर है, वो बहुत दिन तक पानी के नीचे रह सकती है। अब दूसरी जो डीजल इलेक्ट्रिक होती हैं, या जिसमें बैटरी होती हैं, उसको कुछ समय के बाद ऊपर आना पड़ता है अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए और ऑक्सीजन लेने के लिए। ये उसके बिना रह सकती है। तो वो कितने दिनों से हमें रूस एक लीज करता है, और चक्रा 1, चक्रा 2 के नाम से, मेरे ख्याल अकूला क्लास उसको बोलते हैं। तो ये सब बातों पे रूस के ऊपर बहुत निर्भरता है। अगर आप INS विक्रमादित्य भी देखें तो उसके ऊपर जो विमान हैं, जो फाइटर प्लेन्स हैं, वो तो सारे MiG-29 हैं, वो भी रूस से आए हुए हैं। आप अपना ट्रांसपोर्ट फ्लीट देखें, ठीक है, अब बड़े जहाज़ कुछ अमेरिका से आ गए, C-17 है, C-130 है, लेकिन उसमें भी जो बल्क ऑफ द फोर्स है वो तो AN-32 है जो रूस से आए हुए हैं। वो AN-32 के जो इंजन हैं, जिनकी हमें बार बार रिप्लेसमेंट और ओवरहॉल की ज़रूरत पड़ती है, उसकी फैक्ट्री यूक्रेन में है। और आप देखिए कितना पेचीदा मामला है। जो भारत खाद्य तेल खाता है, हम सब लोग जो तल के कोई समोसा खाएं या सब्जी खाएं या पराठा खाएं, हर चीज़ में खाद्य तेल इस्तेमाल होता है। भारत अपनी ज़रूरत का 60 से 70% तक आयात करता है। भारत बहुत कम बनाता है खाद्य तेल। तो जो आयात करता है उसमें काफ़ी हिस्सा सूरजमुखी के तेल का है, सनफ्लावर ऑयल। और सनफ्लावर ऑयल जो है वो ज़्यादातर हमारे यहाँ यूक्रेन से आता है। तो एक बार ऐसी स्थिति में जब अमेरिका और रूस फिर से भिड़ जाएं, सींग से सींग लगा के, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं लॉकिंग हॉर्न्स, उधर से चीन रूस की तरफ है, और बीच में इमरान खान को मिलने बुलाया गया रूस में। 23 साल के बाद पाकिस्तान के कोई प्रधानमंत्री जा रहे हैं।
तो इस सब के बीच में ये जो यूक्रेन में हो रहा है, इससे भारत को बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि भारत भर्त्सना करे रूस की दिल खोल के। भारत जानता है कि वो नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत की पुरानी इतनी ज़्यादा निर्भरता है रूस के ऊपर, और रूस एक तरीके से कई मामलों में भारत का एक रिलायबल दोस्त भी रहा है। तो ये सारी जो दुनिया भर के अंदर एक मंथन हो रहा है, उसके अंदर भारत की भी बहुत सेंसिटिव स्थिति है। इसी से जुड़ा दूसरा सवाल आ रहा है विनायक माने का, जो पूछ रहे हैं कि रशिया यूक्रेन विवाद में क्या भारत को एक साइड चुनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? अगर हाँ, तो भारत को किस साइड पर होना चाहिए? देखिए, मजबूर क्यों होना पड़ेगा? मजबूर तो होने का कारण है नहीं। हाँ, ये बात ठीक है, अगर आप सोचे कि मॉरली क्या बात ठीक है ना, मॉरली क्या बात ठीक है, सिद्धांत पूर्वक क्या बात ठीक है, तो उसमें तो यूक्रेन का साथ देना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो एक प्रभुसत्ता संपन्न सॉवरेन देश है। उसको एक और देश ने जिसकी लाठी उसकी भैंस करके और उसको ठोक ठाक के पीट पाट के कहा जो मैं कह रहा हूँ वो करो। कुछ रूस यूक्रेन के साथ कर रहा है, ये ऐसे ही है जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज़ों की जब यहाँ राज था, तो भारतीय रजवाड़ों के साथ करते थे कि ठीक है, तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति, तुम्हारी डिफेंस नीति, ये सब मैं संभालूंगा, तुम्हारे को कोई हक नहीं है, तुम अपनी प्रजा को लूटते रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपने म्यूनिसिपल टैक्सेस इकट्ठे करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी बेंटली खरीदो, अपनी रोल्स रॉयस खरीदो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह की जो प्रभुसत्ता का समझौता है, ये लाठी के डर से करना पड़ रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन सवाल ये भी है कि विदेश नीति में कोई देश साधु नहीं होता। अक्लमंद देश अपनी विदेश नीति अपने इंटरेस्ट में चलाते हैं, और अब ऐसा ज़माना कोई नहीं है कि कोई देश किसी का भला करता है अपना भला ना सोच के। तो ये सब बातें प्रैक्टिकल बातें हैं। कृष्णा सिंह जो कि हमारे मेंबर हैं, वो पूछ रहे हैं कि रूसी जनता में डॉनबास क्षेत्र को आज़ाद कराने के पक्ष में क्या तर्क दिया जाता है। वो ये भी पूछ रहे हैं कि रूस ने ये कार्रवाई 2 साल पहले क्यों नहीं की, जब ट्रम्प थे, जिन्हें माना जाता था कि वे रूस के इतने खिलाफ नहीं हैं। देखिए, इसमें आपका सवाल बहुत अच्छा है। पहला तो रूस ने जो बहाना दिया, उन्होंने कहा कि डॉनबास एरिया में हमारे बहुत रूसी बोलने वाले और रूसी ओरिजिन के लोग रहते हैं, रूसी मुल्क के लोग रहते हैं। अब देखिए, जो यूक्रेन है, यूक्रेन काफ़ी दिनों तक तो सोवियत यूनियन का हिस्सा था, करीब 60-70 साल तक, लेकिन उसके पहले भी एक काफ़ी मिला हुआ रहा है उससे। तो यूक्रेन की जो आबादी है, करीब 4.5 करोड़ आबादी है, 4 करोड़ 40 लाख के करीब है, उसमें से 20% तो वैसे ही रूसी बोलने वाले हैं, और उनमें से ज़्यादातर लोग ये जो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी यूक्रेन है, जो डॉनबास का एरिया, यहाँ रहते हैं। तो वहाँ रूसी और मूल के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो रूस कहता है भाई उनके साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, वो तो आपके साथ रहना नहीं चाहते, वो तो अलग है। इसके जड़ में क्या है? इसकी जड़ में ये है कि पहले यूक्रेन में यानुकोविच का राज था। यानुकोविच पूरी तरह से रूस के और पुतिन के चमचे थे। जैसे कि अभी जो दूसरा पड़ोसी देश है यूक्रेन का, बेलारूस, उसके नेता हैं, वो भी डिक्टेटर हैं, लुकाशेंको, वो भी बिल्कुल दरबारी हैं पुतिन के। तो जो पहले यानुकोविच थे, उनको निकाला गया क्योंकि बहुत ज़ोरदार जब ये तहरीर स्क्वायर वगैरह जैसे हुए, ऐसे यूक्रेन में भी एक हुआ, कीव में, उसे यूरो मैदान कहते हैं, तो उनका बड़ा वहाँ पे मैदान है, उसको मैदान ही कहते हैं। तो हुआ यूरो मैदान प्रोटेस्ट। उस प्रोटेस्ट के बाद इतना ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुआ कि वो यानुकोविच को छोड़ना पड़ा। उसके बाद वहाँ पे इलेक्शन हुआ। जब इलेक्शन हुआ तो वहाँ पे यानुकोविच के बाद बड़ी प्रोटेस्ट किस बात की थी? वो इस बात की थी कि लोग कहते थे हमें यूरोप का हिस्सा बनना है, हमें यूरोपियन बनना है, हमें यूरोपियन यूनियन में जाना है। क्योंकि वो जो नौजवान हैं, यूक्रेन के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, और बहुत, जैसे आप ये देखें, पेपैल है, पेपैल यूक्रेन के आदमी ने एक ने डिज़ाइन किया है। दुनिया भर में जितनी टेक्नोलॉजी चल रही है, बहुत चीज़ें यूक्रेन के लोगों ने डिज़ाइन की, हम एक स्टोरी भी करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम यूरोपियन बनते हैं, हम यूरोप के साथ जाते हैं। उसी के ऊपर जो ज़ेलेंस्की हैं, वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की, इन्होंने चुनाव लड़ा। ये कॉमेडियन थे पहले, और बड़े फेमस कॉमेडियन थे वहाँ पे। तो इन्होंने चुनाव लड़ा, नौजवान है, ये चुनाव में 73% वोट लेके आए। जब लेके आए तो इन्होंने कहा मैं तो यूरोप की तरफ जा रहा हूँ, मैं तो अमेरिका की तरफ जा रहा हूँ, मैं तो EU को ज्वाइन करूँगा। तब पुतिन के बहुत पेट में दर्द हुआ।
उसने कहा कि ये वहाँ जा रहा है, मेरे से बिल्कुल पड़ोस में है, कल को ये आग मेरे यहाँ पहुँचेगी। तो उसने कहा इसको रोको। तो पहले उसको दबाने के लिए और धमकाने के लिए उन्होंने जाके क्राइमिया पे कब्जा कर लिया। क्राइमिया एक ऐसा इलाका है जो रशिया कहता है कि यूक्रेन का कभी हिस्सा नहीं, तो हमारा है। अब क्राइमिया के अंदर एक बंदरगाह भी है जो बड़ी वहाँ पे महत्वपूर्ण बंदरगाह है, सेवेस्टोपोल, क्योंकि रूस के पास सब कुछ है। रूस के पास ऊपर आप देखें उत्तर में तो बहुत बड़ा तट भी है, लेकिन उस तट का इतना फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो बहुत ठंडा इलाका है, वो उत्तर है। वो साल में 6 महीने तो वहाँ पानी जमा रहता है, तो गर्म पानी वाला रशिया के पास बंदरगाह नहीं है, तो लैंडलॉक हो जाता है। वो जो बंदरगाह हैं, जो ओडेसा है या सेवेस्टोपोल है, ये यूक्रेन में है, तो उनको वो चाहिए थे। तो उन्होंने पहले क्रीमिया में आके उसको कब्जे में कर लिया। तो उन्होंने सोचा कि इसके बाद ही सीधे हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद ज़ेलेंस्की ने फिर कहना शुरू कर दिया अब तो मुझे नेटो ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि नेटो ज्वाइन करूँगा तब मेरी सिक्योरिटी कंफर्म होगी। वो पुतिन ने कहा तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। तो बस उसी बात से 2 साल पहले क्यों नहीं किया, ये बहुत अच्छा सवाल है। 2 साल पहले पुतिन तैयार नहीं थे, क्योंकि 2014 में उन्होंने जब क्राइमिया पे कब्जा किया तो उनके ऊपर बहुत भारी सैंक्शंस लगी। उनके पास सैंक्शंस लगी तो उनकी जो अर्थव्यवस्था थी बर्बाद हो गई रूस की, क्योंकि वो उनको एक तरह से जिसको कहते हैं 1-2 पंच, कि एक घूसा मारा साथ में दूसरा भी मार दिया, ऐसे उनको 1-2 पंच लगा। वो क्यों? क्योंकि उनके ऊपर सैंक्शंस तब लगी जब दुनिया भर में ऑयल और गैस के दाम कोलैप्स कर गए, और रूस की जो ज़्यादातर आमदनी है वो मटेरियल्स, ऑयल एंड गैस या जो खनिज हैं उनसे है। एल्युमिनियम है, टाइटेनियम है, रूस में बहुत खनिज हैं, सबका दाम गिर गया। कमोडिटी प्राइस की जो साइकिल है वो उल्टी हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि इस बार मैं तब पंगा लूँगा, मुझे पता है सैंक्शंस होंगी, जब मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज के विदेशी मुद्रा के भंडार हो जाएंगे, जब मेरे पास अपना इतनी ज़्यादा उधार नहीं रहेगा। तो आज आप देखें कि रूस का जो उधार है कुल मिला के अपनी जीडीपी के मुकाबले वो सिर्फ 18% है। और वैसे ये मतलब ये कंपैरिजन एकदम ठीक नहीं है, लेकिन अमेरिका का 133% है। ठीक इसलिए नहीं है कि अमेरिका तो डॉलर छाप सकता है, और डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी है, तो लोग आके अमेरिका के बॉन्ड खरीदे जाते हैं। तो अमेरिका का डेफिसिट तो सारी दुनिया फाइनेंस करती है, रूस का नहीं होता, लेकिन रूस का बहुत कम डेफिसिट है। और अगर रूस का आप देखें जो शॉर्ट टर्म विदेशी उनका उधार है वो तो उनकी जीडीपी का 10% भी नहीं है। करंट अकाउंट का वहाँ पे सरप्लस है, और इस समय तेल और गैस के दाम बिल्कुल ऊंचे चढ़े हुए हैं। $100 से ऊपर एक बैरल हो गया, और अभी यहाँ पे गड़बड़ होगी, इन पर सैंक्शन लगेंगी तो तेल और गैस का दाम और भी बढ़ेगा। तो उन्होंने अपना समय ढूंढ के फिर ये किया है। इसी से आपने तेल और गैस के दामों की बात की। सैयद आकिफ पूछ रहे हैं कि यूक्रेन रूस संकट के कारण तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, क्या मोदी सरकार तेल बॉन्ड पेश करेगी, जैसे एक बार यूपीए ने $95 तेल के कारण किया था? तेल की कीमतों का 2024 या 22 और 23 के राज्य चुनावों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या ये 2022 में 2012 के समान किसी तरह का सिविल सोसाइटी मूवमेंट को बढ़ावा देगा? देखिए, जब कोई एक बार बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करे तो उम्मीद तो यही है कि वो बेवकूफ़ी दोबारा नहीं करेगा। जो ऑयल बॉन्ड पहले बनाया गया वो बेवकूफ़ी भी थी और बेईमानी भी थी, क्योंकि उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि हम अपने बच्चों से उधार लेके अपनी गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि हमने तो बॉन्ड बना लिए, हमने उनसे अपने को सब्सिडाइज कर दिया, कल को चुकाएगा हमारे बच्चे या हमारे पोते पोतियाँ। तो ये कोई समझदार इंसान, माँ बाप से उधार तो लोग ले लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों से कौन उधार लेता है? तो वो एक गलती थी, तो मैं उम्मीद करूंगा कि वो गलती नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि दुनिया में कोई नहीं चाहता, 2-4 देशों को छोड़ के जिनके पास बहुत तेल है निर्यात करने के लिए, कोई नहीं चाहता कि तेल का दाम बहुत बढ़े। कल आप अगर जो बाइडेन की स्पीच सुने जो उन्होंने व्हाइट हाउस में बोला, उस स्पीच में 4 बार उन्होंने बोला द पेन ऑफ अमेरिकन पीपल एट द गैस पंप, द पेन ऑफ अमेरिकन पीपल एट द गैस पंप, आई विल ट्राई टू मिनिमाइज। तो उन्हें पता है कि अगर दाम बढ़ गया पेट्रोल का वहाँ पे भी तो हर किसी को तकलीफ होती है। हालांकि अमेरिका तो बहुत निकालता है तेल अपने आप, तो ये सऊदी अरेबिया के ऊपर, जो बाकी ऑयल बनाने वाले देश हैं, उन सब के ऊपर भी दबाव होगा। लेकिन देखिए, इसमें अमेरिका को भी बात सोचनी पड़ेगी, दुनिया में तेल की कमी क्यों हुई है? क्योंकि दुनिया में ये 2 सबसे बड़े तेल
बेचने वाले और निकालने वाले देश हैं वो हैं ईरान और वेनेजुएला। अब वेनेजुएला हमारे इतना जहन में नहीं रहता है इंडिया में, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व जो है वो वेनेजुएला के पास हैं। दोनों के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगाई हुई है अपने खुंदक में, तो उन्होंने वहाँ पे सैंक्शन लगाई हुई है। अभी आप रूस पर भी सैंक्शन लगा देंगे, दुनिया में बढ़ जाएगा दाम कहीं, तो दुनिया तो फिर हाहाकार करेगी ना। तो या उनको ईरान के साथ और वेनेजुएला के साथ कुछ ठंडा करना पड़ेगा, या उनको सऊदी अरेबिया और बाकियों से ओपेक के साथ मिलकर उन्हें कहना पड़ेगा कि आप अपना उत्पादन बढ़ाओ। तो मैं नहीं समझता कि तेल के दाम बिल्कुल काबू से बाहर चले जाएंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर हमारे यहाँ इन्फ्लेशन हुआ, मुद्रास्फीति हुई, कीमतें बढ़ती रहीं, तो उससे राजनीति पे हमेशा ही फर्क पड़ता है और अभी भी पड़ेगा। अगला सवाल है आशुतोष गुप्ता का। ज़्यादातर सवाल रूस यूक्रेन विवाद पे हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या रूस यूक्रेन संकट छोटे देश जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है उनमें एक तरह से इनसिक्योरिटी पैदा कर सकता है? क्या ये परमाणु हथियारों के प्रसार को ईंधन भी दे सकता है? देखिए, ये मैं क्या बताऊं आपको, आप मेरा पेपर लीक करा रहे हैं, क्योंकि इस हफ्ते का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो इसी के बारे में है, और वो आप पढ़िएगा भी, वो आप देखिएगा भी, और आईपॉड पे सुन भी सकते हैं। अब हम आईपॉड पे वो हिंदी में भी डाल रहे हैं, तो आप उसको प्लीज़ सुनिएगा। वो यही बात है, क्योंकि इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई ईरान बनाने से रुकेगा, कोई नॉर्थ कोरिया उसको छोड़ेगा, इजराइल जिसने आज तक कभी माना नहीं है हालांकि उनके पास है, वो कभी छोड़ेगा, कोई देश इसको नहीं छोड़ेगा, और बाकी सब देश ढूंढेंगे कि हमको भी मिल जाए। क्योंकि सच्चाई यही है कि अगर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, क्योंकि जब सोवियत यूनियन टूटा तो उनका तो सब जगह फैला हुआ था, तो यूक्रेन के पास, बेलारूस के पास और कजाकिस्तान के पास काफ़ी न्यूक्लियर वेपन स्टॉक पाइल्स थे। यूक्रेन के पास उस समय दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक पाइल था, लेकिन इन सब देशों ने कहा भले मानस बन के, भाई हम तो इनको देते हैं, हमें नहीं चाहिए, लेकिन हमें अब गारंटी कर दो कि कोई हमें धमकाएगा नहीं। तो बुडापेस्ट में, जो हंगरी की राजधानी है, 1994 में 1994 में एक अकॉर्ड हुआ। वो अकॉर्ड किस में हुआ? यूक्रेन, कजाकिस्तान, बेलारूस, रशिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और OSCE, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। उन सब ने मिलकर कहा कि हम 3 लोग आपको गारंटी देते हैं। तो 3 गारंटर कौन थे? रशिया, जो गारंटर था उसने तो हमला कर दिया अभी यूक्रेन के ऊपर। दूसरा गारंटर था यूरोप को ये नहीं पता अपना मुंह कहाँ छुपाएं, बल्कि उनको इस बात पर रोना आ रहा है कि हमारी गैस महंगी हो जाएगी, रूसी आनी बंद हो गई तो। और तीसरा है अमेरिका खड़ा होकर वो खड़क सिंह की तरह से, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, तो उस तरीके से जो बाइडेन बोलते हैं, लेकिन कुछ भी ये भी बोलते मैं किसी को भेजूंगा नहीं वहाँ पे, और यूक्रेन 3 दिन के अंदर अंदर तबाह हो रहा है। तो ये इसके बाद में मैं नहीं मानता कि कोई देश किसी के भी कमिटमेंट को, किसी की भी सिक्योरिटी अम्ब्रेला को, कि आप रहो आराम से, हम आपकी सुरक्षा करेंगे, ऐसे कोई मानने वाला नहीं है। तो ऐसे देश पे जैसे जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ये भी ध्यान से ज़रा सोचेंगे। इस नेशनल इंटरेस्ट को आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक एडेड है, आप उसको वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। अगला सवाल है अनूप बुबाड़े का, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि 2020 में चीन की सेना ने भारत को कन्फ्रंट किया, 2022 में रूस ने यूक्रेन को अटैक किया। दोनों घटनाओं की प्रतिक्रिया अमेरिका की कुल राष्ट्रीय शक्ति में कमी को रेखांकित करती है। इससे क्या सबक लेना चाहिए? देखें, अमेरिका को मैं इतना लाइटली नहीं लेता हूँ, क्योंकि जो जितनी बड़ी शक्ति होती है वही अपने झगड़े चुनती है कि मुझे किस बात पे कहाँ किससे झगड़ना है। और जो मतलब आप देखें कि आप कोई आदमी इतना बड़ा कुत्ता लेके जा रहा होगा, है ना, ग्रेट डेन या कोई बड़ा, ऐसे कई बार आएगा, कुछ नहीं कहता, निकल जाता है। दूसरा कुत्ता भी जा रहा होगा तो कुछ नहीं कहता। जिसका छोटा सा पॉम होता है या एप्सो होता है या चिहुआ हुआ, सबको बोलता है। तो जो टॉप डॉग होता है वो इतना बोलता नहीं है, वो चुनता है मुझे किसके साथ पंगा लेना है। दूसरे लोग सबके ऊपर बोलते रहते हैं। तो ये अमेरिका पहले से कमज़ोर ज़रूर है, और उसका कारण ये भी है कि इस समय चीन बहुत शक्तिशाली हो गया है, और चीन आर्थिक तरीके से भी शक्तिशाली है। दूसरा ये है कि अमेरिका की चीन के ऊपर निर्भरता बहुत है, क्योंकि बहुत चीज़ें चीन से बन के वहाँ आती हैं और सस्ती बिकती हैं। अगर वो उसको रोके तो उनके दाम बढ़ते हैं।
और तीसरी बात यह है कि रूस, जिसके पास अभी $600 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं और डिक्टेटरशिप है, और जिसकी इतनी बड़ी फौज है और इतने ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और सबसे ज़्यादा उनकी विलिंगनेस है कि हम इसको इस्तेमाल करेंगे अपनी फौज को। फौज का क्या फ़ायदा अगर आपके पास इस्तेमाल करने का जज्बा ना हो। रूस के पास वो भी है। तो ये अमेरिका भी इस समय मुश्किल में है, और उसमें जो यूरोप है वो काफ़ी समय से काफ़ी कमज़ोर और सुस्त हो रहा है। आप देखिए कि अफ़गानिस्तान में जो नेटो की सेना गई थी, आईसैफ जैसे कहते हैं, उसके अंदर इतने 30 यूरोपियन नेटो देशों के सैनिक गए थे। सब बारी बारी वहाँ से बिदक के निकल गए। कुछ देशों के तो सैनिकों ने यह भी कहा कि हमें दिन में 9 घंटे से ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। एक स्पेन का एक सैनिक मारा गया, उन्होंने अपनी सेना वापस बुला ली। तो अमेरिका के जो दोस्त हैं वो भी इस समय कुछ कमज़ोर हैं, एक मैं कहूँगा फ्रांस और ब्रिटेन को छोड़ के। इसी से ही मिलता जुलता सवाल, दरअसल आपने इसकी थोड़ी बात भी कर ली। नम्र पटेल पूछ रहे हैं कि जहां भारत चीन सीमा विवाद पर प्रेसिडेंट बाइडेन चुप रहे, अब वो रूस यूक्रेन तनाव पर आक्रामक नजर आ रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अमेरिका रूस में गलत दुश्मन को निशाना बना रहा है, क्योंकि दुनिया के लिए असली खतरा चीन है? देखिए, ये बात एक कई लोग कहते हैं, और ये बात जर्मनी के जो यहाँ पे नौसेना अध्यक्ष थे उन्होंने भी यही कही थी। उन्होंने कहा था कि हम रूस से क्यों पंगा ले रहे हैं, हम क्यों रूस को ज़बरदस्ती चीन की गोदी में ठेल रहे हैं। और उन्होंने तो ये भी कहा था कि रूस चाहे बहुत ज़्यादा धर्म को ना फॉलो करते हो, पर फिर भी एक क्रिश्चियन देश है। शुक्र है ये नहीं कहा कि वो वाइट देश है, सफ़ेद देश है, सफ़ेद लोगों का। लेकिन उनका हिंट वही था कि रूस हमारे फिर भी थोड़ा नज़दीक है, हमें चाहिए कि रूस को अकोमोडेट करें और चीन के खिलाफ, चीन के साथ उसको ना मिलने दें। पर कई बार ये होता है कि घटना चक्र ऐसे होता है कि आपके पास इतना समय नहीं होता हर चीज़ प्लान करने का। जब वो पुतिन घुस भी गए, क्योंकि पुतिन को भी पता यही मौका है, तो पुतिन घुस ही गए, फिर आप कैसे कहें कि आप जो मर्जी कीजिए, मैं तो सिर्फ चीन से झगड़ा करूँगा। क्योंकि आपको ऐसा भी कोई अभी इंडिकेशन नहीं है कि रूस आपके साथ रहेगा, क्योंकि रूस इस समय यूनिडायमेंशनल पावर है, मिलिट्री पावर है, और उसके ज़्यादा कुछ और नहीं है। मैं कई बार ये भी कहता हूँ कि रूस ऐसे है यूरोप में जैसे पाकिस्तान है साउथ एशिया में, कि पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान नेगोशिएट्स विद द वर्ल्ड बाय पुटिंग द गन टू इट्स हेड। कि पाकिस्तान जब आपसे सौदेबाजी करता है, नेगोशिएशन करता है, तो अपने सिर के ऊपर पिस्तौल रखता है और कहते हैं या तो मेरी बात मान जा, नहीं तो मैं घोड़ा दबा दूंगा, फिर जो मैस गिरेगा मेरे सारे दिमाग का टूट फिर के तुम्हारे सामने, वो तुम संभालना, तुम्हारे कपड़े गंदे होंगे, तुम्हारा घर गंदा होगा। तो ये कुछ रूस भी करता है यूरोप में इस समय। तो ऐसी पावर्स को संभालना आसान नहीं होता। मिनाज अहमद अंसारी, जो कि हमारे मेंबर हैं, वो पूछ रहे हैं कि जब यूक्रेन संकट चरम पर है, तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रूस में है, विश्व मंच पर पाकिस्तान तेजी से अलग थलग होता जा रहा है, आर्थिक रूप से वो दिवालिया होने के कगार पर है। क्या अब वो एक नए मास्टर की तलाश में है? भारत रूस संबंधों पर इसका किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? क्या हमें चिंता करने की ज़रूरत है? देखिए, इमरान खान जब वो क्रिकेट खेलते थे तो ज़रूर उनकी टाइमिंग बहुत अच्छी होगी, तभी इतने रन भी बनाए उन्होंने, विकेट तो लिए, रन भी बनाए। लेकिन राजनीति में, ख़ास करके कूटनीति में, उनकी टाइमिंग बहुत ख़राब है। वो हर जगह ऐसे टाइम पे पहुंच जाते हैं जब उनकी ज़रूरत नहीं होती, और जबकि वो ना जाते तो अच्छा रहता। अब इस समय क्या हुआ, वो गए तो थे वहाँ पे कि पुतिन को शिकायत करें भारत की कश्मीर के ऊपर, और पुतिन ने उनका इस्तेमाल कर लिया लेजिटिमाइज करने के लिए अपना यूक्रेन पर कब्जा। अब आप देखें कि अटल बिहारी वाजपेयी 1979 में, 1979 में जब विदेश मंत्री थे मोरारजी देसाई की सरकार में, तब वो चीन गए थे और उनको बहुत कहा गया कि चीन से अब आप ठीक करिए अपने रिश्ते, 1959 से ख़राब है, 20 साल से ख़राब है, अब ठीक होने चाहिए। तो वो चले गए बेचारे। जैसे वो वहाँ गए, वहाँ पहुँचे, चीन ने वियतनाम के ऊपर चढ़ाई कर दी। तो उन्होंने एकदम कहा कि देखो ये गलत है, आप दूसरे देश के इतने बड़े मेहमान को बुला रहे हो और उसके होते हुए एक और जो हमारा मित्र देश है उसके ऊपर आप चढ़ाई कर रहे हो, तो हमें पसंद नहीं है। वो वापस आ गए। लेकिन इमरान खान अब वापस आने वाले भी नहीं थे, क्योंकि इमरान खान की और पाकिस्तान की समस्या ये है कि उनकी जो सारी नीति है वो एक, ठीक है उससे कई बार फ़ायदा भी होता है कि शार्प फोकस है, लेकिन वो सिंगल पॉइंट एजेंडा है, वो इंडिया है, भारत है। तो वो जैसे भारत को कहते हैं ना कि अपनी नाक कटा लेंगे ताकि आपको बुरा लगे,
तो आपका शगुन खराब हो जाए। तो कुछ ऐसे ही काम में वो इस बात फंस गए यहाँ पे। करण बेदी पूछ रहे हैं इमरान खान के उस बयान पर आपकी क्या राय है कि वो नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रीय टीवी पर बहस करना चाहते हैं? देखिए, मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि टीवी पे बहस आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। टीवी के बहस में आज तक कोई मुद्दा अगर सुलझता तो ये बड़ी बड़ी जो हमारी चैनल्स चल रही हैं, रोज़ रात को लोग देखते हैं वहाँ पे कुत्ते बिल्ली की लड़ाई, तो सारी चैनल बंद हो गई होती। तो टीवी बचकानी बातें हैं, और ये ना करे इमरान खान तो अच्छा है। इतने बड़े देश के 24 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं, और न्यूक्लियर वेपन्स वाला देश है, और इम्पॉर्टेंट देश है। उसकी अच्छी जियो स्ट्रेटजी, उसकी जो लोकेशन है बहुत दुनिया के लिए सेंसिटिव है। तो थोड़ी सी इतनी बचकानी बेवकूफ़ी की बातें नहीं करनी चाहिए। अब कौन आदमी बोलेगा कि ये नेगोशिएशन मैं किसी के साथ टीवी पे करूँगा, जब सब देख रहे होंगे इसमें? उसमें क्या फिर लोग ट्विटर पर वोट करेंगे कौन ठीक है कौन गलत है? फिर तो इंडिया जीत ही जाएगा, क्योंकि हमारे लोग बहुत ज़्यादा हैं। क्षितिज पूछ रहे हैं, चूंकि अब रूस यूक्रेन संकट के प्रति भारत की नम्र प्रतिक्रिया के बारे में पश्चिमी मीडिया में एक सक्रिय बहस चल रही है, इस माहौल में अब भारत क्वाड और यूरोप को किस तरह से बैलेंस करेगा? देखिए, भारत को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। क्वाड अपनी जगह है, यूरोप अपनी जगह है। यूरोप इस समय अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर करता है। भारत अपनी सुरक्षा के लिए अभी किसी पर निर्भर नहीं करता है। अगर भारत यूरोप में जो आर्टिकल 5 है नेटो की ट्रीटी का, उसमें साफ लिखा है कि अगर एक भी देश में जो नेटो के मेंबर हैं उन पे हमला हुआ तो वो एक तरह से सारे 30 देशों पर हमला है, और सारे उसकी मदद को आ जाएंगे। भारत की तो ऐसी संधि किसी के साथ है नहीं। कल को चीनी और धक्का मुक्की करेंगे तो भारत की सेना लड़ेगी वहां पे। हम तो नहीं कहेंगे अमेरिकन आके लड़ो हमारे लिए, या लक्समबर्ग आके लड़ो हमारे लिए, या स्लोवेनिया या नॉर्थ मैसेडोनिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब नेटो के मेंबर्स हैं कि आप यहाँ आके लड़ो, तो नहीं आएंगे लड़ने के लिए, और भारत को चाहिए भी नहीं। तो भारत और यूरोप एक अलग चीज़ है। यूरोप के साथ भारत की एक बराबरी की रिश्तेदारी होनी चाहिए, अमेरिका के साथ एक और होनी चाहिए, और यूरोप में भी फ्रांस और यूके ये अलग तरह के देश हैं, क्योंकि ये अपनी सोच लेके चलते हैं। विपुल कुमार पूछ रहे हैं, कर्नाटक में अशांति का कारण क्या है? उडुपी में अचानक हिजाब विवाद और शिवमोगा में हर्ष की हत्या की बात कर रहे हैं वो। देखिए, ये तो एक बार एक चिंगारी लगती है, फिर वो फैलती है। ये शुरू आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कैसे हुआ था। ये शुरू हुआ एक स्कूल में। अब एक तो कर्नाटका में बड़ा कंफ्यूजन होता है, जो कॉलेज कहते हैं वो स्कूल ही है, प्री यूनिवर्सिटी। हाँ, जो प्री यूनिवर्सिटी है 11वीं 12वीं क्लास, उसको कॉलेज कहते हैं। कई जगह इंटरमीडिएट भी कहते हैं उसको, यूपी वगैरह में इंटर कॉलेज बोलते थे पहले, जूनियर कॉलेज बोलते हैं। तो ये उस तरह से हैं। तो वहां पे स्कूल है, स्कूल की यूनिफॉर्म है। वहां पे 5-6 लड़कियां एक दिन हिजाब पहन के आ गई, और हिजाब के बाद वो बुर्का हो गया फुल फ्लेजेड नकाब के साथ। अब तो हिजाब है भी नहीं, तो उस पर टेंशन हुई स्कूल ने कहा भाई ये तो हम अलाउ नहीं करते, पहले भी नहीं करते थे तो अभी अलाउ नहीं करेंगे। उन्होंने भी अपने पैर जमा दिए कि हम नहीं मानेंगे, तो लोकल हुआ। उन्होंने जाके माँ बाप को बताया, वहाँ से पीएफआई के पास चली गई बात। पीएफआई ने इसका बड़ा इशू बना दिया। वहाँ पे बजरंग दल, आरएसएस, बीजेपी वाले आ गए, उन्होंने भी बड़ा इशू बना दिया। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, चुनाव करना हिंदू मुस्लिम, तो इसमें फ़ायदा मिल गया। अब सब लोग इसमें फंस गए, और इसी के साथ जो टेंशन बढ़ती गई। और आजकल सोशल मीडिया लोग जो मर्जी लिखते हैं और जो मर्जी बोलते हैं। तो फेसबुक पोस्ट के ऊपर कितनी गलत बात है कि किसी की हत्या इतने जघन्य तरीके से की गई, जैसे कि ये कर्नाटका में की गई। तो अब भगवान का शुक्र है या अल्लाह का शुक्र है कि अब थोड़ी सी वो स्थिति नियंत्रण में है। अब सबको इंतजार करनी चाहिए कि कोर्ट इसमें क्या फैसला देगा। कौस्तुभ सौकार जो कि हमारे मेंबर हैं, हमें हर हफ्ते लगभग वो सवाल भेजते हैं। वो पूछ रहे हैं कि भारत के पूर्व सीडीएस श्री बिपिन रावत जी के आकस्मिक देहांत को लगभग 3 महीने गुजर चुके हैं। इसके बावजूद सरकार ने अभी तक नए सीडीएस को नियुक्त नहीं किया है। क्या ये सीडीएस पद केवल एक औपचारिकता थी? तो अब देखिए, जैसे हमारी सेना है, आप एक बार जाइए और आप गूगल कीजिए कि भारतीय सेना के कितने अध्यक्ष हुए हैं और पाकिस्तान की सेना के कितने अध्यक्ष हुए हैं, और आपको लगेगा कि अरे भारत के तो इतने ज़्यादा अध्यक्ष हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में उस आदमी को बार बार मिलती रहती है एक्सटेंशन, जैसे कि अब इनको मिली हुई है बाजवा जी को। कई उनमें से राष्ट्रपति बन जाते हैं,
मुशर्रफ बन गए, जिया बन गए, उसके पहले अयूब बन गए। तो भारत में जब समय आता है वो चीफ रिटायर होता है, अगली बार जिसका नंबर होता है वो बनता है। अगर बीच में से आप किसी को निकाल के कोई और पद दे दें तो जो उसके बाद जो सक्सेशन होना था वो सब अपसेट हो जाता है, क्योंकि उसके बाद फिर आप कोई जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट होगा उसको बनाएंगे, लेकिन फिर कई लोग ऐसे होंगे जिनका बनने का पहले चांस होगा लेकिन वो रिटायर हो जाएंगे पहले। तो सरकार की सोच यही लगती है कि ठीक है, ये एक पद है, 3-4 महीने एक चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है, जो काम बचे हुए हैं वो करते रहेंगे, अभी बारी उसको हेड करने की, जिस चीफ की है वो हेड करते रहेंगे, और उसके बाद मेरे ख्याल अप्रैल में ये फैसला किया जाएगा। अब हो सकता है कि जनरल नरवणे तब रिटायर हों तो उन्हें बनाया जाए या किसी और को, क्योंकि अगर आप देखें कि अब 3 चीफ हैं, अगर आप किसी रिटायर्ड इंसान को बनाएंगे जो चीफ भी नहीं बना पहले, तो लगेगा कि जो उनसे जूनियर है उसको अपनी सीडीएस बना दिया। आपके हायरार्की में सीडीएस कोई सीनियर नहीं है, वो इक्वली एक तरीके से, लेकिन फिर भी सीडीएस है तो बाकी लोग बुरा मानेंगे। तो सेनाओं में ये बातें बहुत सेंसिटिव होती हैं। 2 सवाल हैं पंजाब चुनाव को लेकर, पंजाब में लो वोटर टर्नआउट को लेकर। रितेश पंडित पूछ रहे हैं कि इस पर आपके क्या विचार हैं। भालो चेले पूछ रहे हैं कि ये जो लो वोटर टर्नआउट है ये किसके लिए अच्छा है, रूलिंग पार्टी के लिए या चैलेंजर्स के लिए? देखिए, लो टर्नआउट है लेकिन इतना लो भी नहीं है, थोड़ा सा लो है, तो मैं कहूँगा कि वो स्टैटिस्टिकली इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। और ये बात अब सिद्ध की हुई है, बहुत रिसर्च के बाद बहुत सेफोलॉजिस्ट ने बताया है कि टर्नआउट से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, वो सबके ही वोटर कम आते हैं आमतौर पे। तो मैं नहीं समझता कि इस पे कोई अटकल लगाने का फ़ायदा है, क्योंकि पंजाब में ख़ास करके वैसे भी 3.5 तरफ की लड़ाई है। 3.5 इसलिए कि उसमें 3.5 भी क्यों कहूँ, 2 पूरे और 2 आधे, तो एक कांग्रेस और आप, और आधे आधे उसमें अकाली दल एक तरफ और बीजेपी और अमरिंदर सिंह एक तरफ। क्षितिज बामरी पूछ रहे हैं प्रियंका यूपी में मार्जिनल प्लेयर होने के बावजूद इतनी भीड़ कैसे जमा कर रही हैं? देखिए, वो पहली बार निकली हैं, उनका तरीका भी अच्छा है कैंपेन करने का, तो वो भीड़ इकट्ठी कर रही है। और उनका जो मुझे लगता है जो उनका तात्पर्य है, ऑब्जेक्टिव है, इसमें पर्पस है, वो ये नहीं कि अभी हम बहुत सीटें जीत जाएंगे, वो ये है कि एक बार ये ग्राउंड पे ये लोगों को याद करा दे कि कांग्रेस भी एक पार्टी होती थी, तो वो भी आगे के लिए खेल रही है, लेकिन उनका एक अट्रैक्शन है जो राहुल से ज़्यादा है। चलिए, इसी के साथ हमारा आज का शो यहीं खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको ये शो पसंद आया हो। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना ध्यान रखें।